हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम विद्युत क्षेत्र के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम निश्चित लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई निश्चित लंबाई का रेखीय चालक तार है और उसके पास हमें तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की। तो मान लेते हैं कोई ये चालक तार है जिस पर प्लस आवेश है। ठीक, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ये कोई चालक तार है, तो इस चालक तार से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो इस प्रकार हमारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो ये चालक तार है और इस पर हमारी विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार निकलेंगी और सामने से देखने पर हमें इस प्रकार लगेगा। यदि हम इसको साइड व्यू देखें, अगर हम इसे साइड से देखेंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट से, तो चालक के इस पॉइंट से अगर हमें देखेंगे साइड से, तो कुछ इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। क्यों? क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चारों तरफ निकलती हैं। विद्युत बल रेखाएं अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगा, लेकिन यदि हम सामने से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की, अब इसमें दिशा कैसे निकालेंगे? तो कल हमने विद्युत बल रेखाओं के गुण में एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं। कि यदि हम विद्युत जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो उस पर हम क्या एक स्पर्श रेखा डालते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो जो स्पर्श रेखा खींच देते हैं वही हमारी क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें क्या निकल के आ गई? ई वेक्टर इधर की ओर आ गई। और ये जो दिशा आई है, या ना तो एक्स अक्ष में दिख रही और ना ही ये प्रॉपर वाई अक्ष में दिख रही। ये कुछ एक्स में भी है और कुछ वाई में भी है, तो इसके घटक तोड़ लेंगे इस प्रकार। तो ये कौन सा घटक होगा? ये होगा एक्स घटक। ये एक्स अक्ष का विद्युत क्षेत्र होगा और ये वाई अक्ष का विद्युत क्षेत्र होगा। हाँ, क्योंकि ये भी एक्स है, ये एक्स है, ये तो माइनस का एक्स होता है, और ये वाई, ये माइनस का वाई होता है। तो वाई अक्ष का घटक कौन सा जो नीचे की ओर होगा वो क्या होगा? वाई अक्ष का घटक। और इधर की ओर जो होगा ये क्या होगा? एक्स अक्ष का घटक। और जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो क्या रिजल्टेंट ये होगी। ठीक, इसी प्रकार से हम, अगर हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, इस पॉइंट पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो इस पर हम क्या, इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो कुछ इस प्रकार स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी। ठीक, तो इसके हम घटक तोड़ लेते हैं। एक घटक ये हो जाएगा और दूसरा घटक हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा। ये हो जाएगा ई एक्स और ये ई वाई। ठीक, और रिजल्टेंट जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी ई वेक्टर। ठीक, तो वो एक्स अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई एक्स और वाई अक्ष पर जो होगा ई वाई हो जाएगा। ठीक, तो कहीं पर भी अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसके घटक जरूर तोड़ेंगे, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है, उसकी दिशा होती है। ठीक, अब इस पर हम देख लेते हैं, एक अगला डायग्राम बनाते हैं। इस जगह मान लेते हैं ये चालक तार है और इसके इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उस पॉइंट को चालक तार के दोनों सिरे से
जोड़ देंगे, ये त्रिभुज बन जाएगा। और इसका एक कोण, इसको हम अल्फा ले लेंगे, अल्फा, और ये बीटा ले लेंगे, और ये प्लस चालक तार था, जो आवेशित चालक तार है। तो अब प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो आवेश से विपरीत होती है। जैसे मान लेते हैं ये प्लस आवेश है और हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आवेश से दूर की ओर होगी, ये होगी। और यदि माइनस का कोई आवेश है और इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो वो किस आवेश की ओर होगी, जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की वो आवेश की ओर होगी, और अगर प्लस का है तो आवेश से विपरीत होगी। तो ये हमारा प्लस आवेश है। तो इससे जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि आवेश से दूर की ओर होगी। तो मान लेते ये इस प्रकार इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इसके हम घटक तोड़ लेंगे, तो एक घटक ये आएगा और दूसरा घटक ये आएगा, इसे हम ई एक्स कहेंगे और ये ई वाई होगा। ठीक, ये समझ गए। और इसमें देख लेते हैं ई एक्स पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा और ई वाई पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो ई एक्स पर विद्युत क्षेत्र होता है, ई एक्स पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये एक्स अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और मॉड लगा लेंगे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। मॉड इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव ना निकले। वाई अक्ष पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, वाई अक्ष पर होता है लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो एक्स अक्ष पर आ गया और हमारा वाई अक्ष पर हमने विद्युत क्षेत्र देख लिया कि वाई अक्ष पर हमारा आया है लेमडा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और मॉड के अंदर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई चालक तार है और इस पर इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पॉइंट को दोनों सिरे से जोड़ देंगे और ये कोण जो होगा वो आपका मान लेते हैं 30 है और ये 60 है, और इस जगह हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है पी पॉइंट पर। तो क्या करेंगे, इसमें भी इसके घटक तोड़ेंगे, तो कुछ इस प्रकार घटक टूटेगा, ये ई एक्स और ये ई वाई और ये ई वेक्टर आ जाएगा। ठीक, तो ई एक्स पर जो होगा वो ई एक्स पर कितना होगा लेमडा अपन 4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो इसे लिख लेंगे लेमडा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसमें अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू 60 है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो ई एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी लेमडा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या होगी, आर आपकी ये लंबवत दूरी होती है, ये लंबवत दूरी होती है। इसमें भी समझ लेंगे, ये जो आर आपकी जो दूरी आती है वो इस चालक तार से वो लंबवत दूरी होती है, ये लंबवत दूरी होती है, ये आर लंबवत दूरी होती है इसकी। ठीक, तो इसमें आर की जो वैल्यू रखेंगे वो ये दी हुई है, इसे लिखेंगे साइन अल्फा 30 माइनस साइन बीटा
60। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो x पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना आ जाएगा, लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन 30 माइनस साइन 60। वाई एच पर देख लेते हैं। वाई एच पर कितना है, लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ई वेक्टर y बराबर आ जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉस अल्फा आपका 30 प्लस कॉस बीटा आपका 60। तो ये वाई अक्ष के लिए जो विद्युत क्षेत्र आएगा ये होगा और एक्स अक्ष के लिए ये होगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 रख के इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि निश्चित लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। तो जो एक्स अक्ष पर हमारा ये आएगा और वाई अक्ष पर ये आएगा। अब इसका एक दूसरा केस ले लेते हैं, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। कि यदि इस तार की जो लंबाई हम अनंत कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा वो हम अभी निकालते हैं। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, इनफाइनाइट तक, और हमें इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस पॉइंट को हम अनंत से जोड़ेंगे, इस तार के अनंत सिरे से जोड़ेंगे जो अनंत पर होगा, और इस पॉइंट को भी हम यहाँ से जोड़ेंगे। तो अनंत से अगर जुड़ेगा तो ये अनंत पर ही जाकर जुड़ेगा, तो इसे हम इस प्रकार अनंत से इसे मिला देंगे। ठीक, तो ये भी जाके ये तार कहाँ पर जुड़ेंगे, ये अनंत पर जाके जुड़ेंगे और ये भी अनंत पर। तो इनके जो बीच जो कोण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि दोनों तार क्या होंगे, समांतर। और यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो भी 0 आ जाएगी। ठीक, और जो बीच की दूरी है वो हमारी वो r रहेगी। तो अब हम वही फार्मूला जो अभी पिछले उसमें पढ़ा था, क्या था कि x अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र, तो x अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र बराबर था लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक, साइन अल्फा की वैल्यू रख लेंगे और साइन बीटा की वैल्यू रख लेंगे। लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 माइनस साइन 0, तो लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस 0, अब 0 माइनस 0 0 ही होगा, तो ये 0 आ जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई एक्स जो एक्स अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। अब वाई अक्ष पर हम देख लेते हैं, एक्स अक्ष पर तो हमारी 0 आ गई, अब वाई अक्ष के लिए निकाल लेते हैं। तो वाई अक्ष के लिए फार्मूला था हमारा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉस अल्फा प्लस कॉस
बीटा, तो ई वेक्टर वाई बराबर लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों की जीरो है, तो ई वेक्टर वाई दिया जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कॉस जीरो की वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन होती है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये 2 हो जाएगा इंटू, तो ई वेक्टर वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1 अपान एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख लेंगे, तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा, इस पे हम 1 अपान एप्सिलॉन नॉट को अलग रख लेंगे, तो ऊपर बचेगा 2 लेमडा अपान 1 अपान एप्सिलॉन नॉट को हम के रखेंगे, तो के आ जाएगा अपान आर आ जाएगा। मतलब इसमें जो 2 लेमडा है उसे वही रखेंगे, और इनटू में जो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम जो इसकी वैल्यू है इसको हम के रख लेंगे, तो आ जाएगा 2 लेमडा के अपान आर, तो ये वैल्यू निकल कर हमारी आ जाएगी। और यहाँ पर जो लेमडा होता है, लेमडा होता है वो क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व, तो जो लेमडा होता है वो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है, तो हमारा जो वाई अक्ष पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र आ जाएगा वो आ जाएगा 2 के लेमडा अपान आर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। एक्स अक्ष पर हमारा 0 होगा, लेकिन वाई अक्ष पर हमारा होगा 2 लेमडा के अपान आर होगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रेखीय चाप के कारण उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, कि कोई रेखीय चाप है और उसके जो केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो हम निकालेंगे। तो ये होता है हमारा, मान लेते हैं कोई ये रेखीय चाप है, इस पर प्लस आवेश है, और इसकी जो दूरी है वो आर, मतलब जो इसकी त्रिज्या होगी वो आर होगी। इस पर प्लस चार्ज है, तो इसके केंद्र पर हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा तो उसको हम निकालेंगे। तो केंद्र के लिए जो फार्मूला होता है वो ई वेक्टर बराबर जो होता है वो होता है 2 के लेमडा अपान आर साइन थीटा बाई 2। अब थीटा जो हमारा होता है वो ये होता है, ये हमारा कोण है। तो केंद्र के लिए होता है 2 के लेमडा अपान आर साइन थीटा बाई 2 होता है। ये होगा हमारा एक चाप के कारण। दूसरा केस देख लेते हैं, अर्धवृत्त के कारण। अर्धवृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, मान लेते हैं ये एक अर्धवृत्त है, इस पर प्लस, तो इसके केंद्र पर हमें क्या निकालना है, केंद्र पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा तो वो आएगा हमारा, और ये जो कोण आएगा केंद्र पर, कोण कितने अंश का बनेगा, ये 180 अंश का कोण बनेगा। तो
ई वेक्टर बराबर आ जाएगा 2k लेमडा अपान आर साइन थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू आपकी है 180। ई वेक्टर बराबर आ जाएगा 2k लेमडा अपान आर साइन 180/2 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर लेंगे तो जो ई की जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ देख लेते हैं। तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा 2k लेमडा अपान आर साइन 90। 2k लेमडा अपान आर, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2k लेमडा अपान आर। तीसरा ले लेते हैं। तीसरा लेते हैं एक वृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। तो वृत्त का केंद्र, ये मान लो कोई वृत्त, ये मान लो कोई वृत्त ले लिया, इस पर प्लस आवेश इसके सरफेस पर है। तो हमें इसके केंद्र पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम फार्मूला ये वाला रखेंगे, ई बराबर 2k लेमडा अपान आर साइन थीटा बाई 2। ई बराबर आ जाएगा 2k लेमडा अपान आर साइन थीटा की वैल्यू इसके केंद्र पर कितने अंश से कोण बना है, 360/2। 2k लेमडा अपान आर इंटू, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 180। ई वेक्टर बराबर साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये टोटल 0 आ जाएगा। तो जो वृत्त के केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम किसी भी चाप पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, बस उसकी हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। और के आपका तो पता ही होता है 1/4πε0। और जो लेमडा होता है वो होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है। और ये जो आर है ये आपकी ये दूरी है, ये ये आपकी आर ये दूरी। ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी चाप के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, इससे आप पर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। कोई भी चाप हो, बस उसके आपका कोण पता होना चाहिए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में रखी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स को दर्शाती हैं, और इसे हम फाई से लिखते हैं, मतलब इसे हम फाई से प्रकट करते हैं। तो मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है और इसके लंबवत गुजरने वाली, ये लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, और इसका जो ए वेक्टर होगा, जो क्षेत्र की दिशा होगी वो ए वेक्टर बाहर की ओर होगी, और ये ई वेक्टर होगा। तो जो हमारा फ्लक्स होगा उसे हम फाई से लिखते हैं, तो आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हमारा आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स। अगर ये पृष्ठ जो है इसे हम थोड़ा कुछ इस प्रकार रखते हैं, तो इसमें जो क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, ए वेक्टर इस तरह होगी, और जो ई होगा विद्युत क्षेत्र होगा वो इस प्रकार होगा। इसके बीच मान लेते हैं कोण थीटा है, तो इसके दो घटक टूटेंगे विद्युत क्षेत्र के, एक ये होगा और दूसरा ये होगा, और बीच का हमारा क्या रिजल्टेंट होगा। तो जो ये होगा हमारा
इस ये जो विद्युत फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ये आ जाएगा ई ए साइन थीटा। तो हम क्षेत्रफल के अनुदिश वाला लेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा क्या, ई ए कॉस थीटा। अगर क्षेत्रफल और जो पृष्ठ है उस और विद्युत क्षेत्र के बीच अगर कोण थीटा है तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक। और एक और चीज हम नोट पढ़ लेते हैं इसी में। नोट ये है कि किसी पृष्ठ से बाहर जाने वाला फ्लक्स और उस पृष्ठ के अंदर जाने वाला जो फ्लक्स होता है, तो बाहर जाने वाला जो फ्लक्स होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जो अंदर जाने वाला फ्लक्स होगा उसे हम निगेटिव लेंगे। जैसे मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है और इससे ये विद्युत बल रेखाएं अंदर की और कुछ विद्युत बल रेखाएं बाहर निकली। ठीक। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा फाई 2 और ये फाई 1। तो जो फाई नेट होगा, फाई नेट वो होगा क्या, फाई 2 माइनस फाई 1, ये हमारा होगा। हमारा क्या होगा, फाई नेट होगा जो हमारा फाई 2 माइनस फाई 1, क्योंकि जो बाहर जाने वाला फ्लक्स होता है उसे हम क्या लिखते हैं, उसे हम प्लस से लिखते हैं, और जो अंदर आने वाला उस पृष्ठ के अंदर जाने वाला जो फ्लक्स होता है उसे हम फाई 1 लिखें, वो माइनस में रहता है। तो फाई नेट आ जाएगा हमारा फाई 2 माइनस फाई 1। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है एक। और जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इससे 3 बल रेखाएं अंदर गई और 3 बल रेखाएं बाहर निकली। तो इसका जो फाई नेट आएगा वो क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जो जितनी बल रेखाएं अंदर गई थी और उतनी ही बल रेखाएं बाहर निकली, तो जो फाई नेट आएगा वो हमारा क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। फाई 2 माइनस फाई 1 करेंगे तो जीरो आएगा। तो ये हम समझ गए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के जो लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। उसे हम फाई से लिखते हैं तो फाई बराबर आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर इनके बीच पृष्ठ और इसके बीच क्षेत्र के बीच कोई कोण थीटा है तो हमारा जब फाई आ जाएगा वो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक देख लेते हैं। मात्रक जो होता है, मात्रक ई का मात्रक कितना होता है, वो होता है न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। और ए हमारा हो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा मात्रक आ जाए कितना, मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा वो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी विमा देख लेते हैं, विमा क्या होगी, विमा विमा पहले निकाल लेते हैं। न्यूटन की क्या होगी, बल की जो होती है वो होती है एम एल टी माइनस 2 अपान कूलाम की होती है 80 इंटू मीटर स्क्वायर को एल स्क्वायर लिखेंगे, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, टी एक नीचे ऊपर चला जाएगा तो टी का -1 हो जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे एम एल एल स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा, एल की पावर 3 आ जाएगा, और टी ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर -3 आ जाएगा, और ए भी ऊपर चला जाएगा तो ए की पावर -1 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा
विद्युत फ्लक्स की विमा आ जाएगी। विद्युत फ्लक्स की विमा क्या आ जाएगी, ml⁻³ T⁻³ और A⁻⁻1, और इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स हो गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय कि गाउस की प्रमेय क्या होती है। तो गाउस की प्रमेय होती है किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश गॉस की प्रमेय जो होती है उसे हम उसका जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है क्यू नॉट, जिसे कि बंद पृष्ठ, बंद अपान एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। तो गॉस की जो प्रमेय होती है उसे हम कहेंगे किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। जैसे ये कोई पृष्ठ है, इस पर क्यू नॉट ये आवेश अंदर है, तो जो ये क्यू नॉट जो आवेश हो जो किसी बंद पृष्ठ के अंदर है, तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। इस पर एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कोई ये बंद पृष्ठ है और इस पर +9 कूलम और -12 कूलम आवेश उपस्थित है। तो इसमें गॉस की प्रमेय से जो हमारी फाई की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा वो क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत फ्लक्स। तो इसको जब वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्यों बंद के अंदर जो फ्लक्स होता है, क्यों मतलब जो आवेश होता है वो किसी पृष्ठ के अंदर जो बंद होता है वो अपान जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो बंद में कितना आवेश है, -12 और +9, तो कितना होगा ये -3 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा हमारा, क्योंकि -12 कूलम है और ये +9 कूलम है, तो -3 कूलम बचेंगे। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है जब दो आवेश जिनका परिमाण समान होता है, मतलब उनकी जो वैल्यू होती है वो समान होती है, मतलब बराबर होती है। अगर ये प्लस का 5 कूलम आवेश है तो ये माइनस का 5 कूलम आवेश है, मतलब उनका जो वैल्यू जो होगी वो समान होगी, लेकिन प्रकृति क्या होगी अलग है, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। तो हम कहेंगे, और इनकी बीच की दूरी, जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं, तो उनके किसी एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कि उनके एक आवेश और बीच की दूरी, तो उनका एक आवेश ले लिया और बीच की दूरी ले लिया, इसको हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो आवेश परिमाण में समान होते हैं परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक प्लस एक माइनस का होगा, तो उनके किसी एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को, जो उनका गुणनफल होगा वो हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये समझ गए हम। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले अच्छी स्थिति में निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के
कारण विद्युत क्षेत्र, वैद्युत ध्रुवीकरण और विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। सबसे पहले इसमें निकालेंगे हम पहला नंबर अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि उसी डाइपोल के अनुदिश मान लेते हैं। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले माना ए बी एक, इसे लिखेंगे माना ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिनकी बीच की दूरी 2L है और इसके बिंदु O से, इसके बिंदु O से R दूरी पर, मतलब यहां पर R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस डाइपोल के कारण हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये इसकी ये जो बीच की दूरी होगी, तो ये L होगी इतनी, और इतनी भी क्या होगी, ये L होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, किसके, प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। अब P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इस प्लस आवेश के कारण, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, बाहर की ओर होगी। इसके पहले अभी हमने समझा था कि प्लस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो कहाँ, आवेश से दूर की ओर होती है, तो आवेश से इधर भी। अभी हमने समझा था कि प्लस जो आवेश होता है, तो अगर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जो इसकी दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। अगर इसी जगह माइनस का कोई होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती वो कहाँ, आवेश की ओर होती, और इससे आवेश से दूर चली जाएगी। तो ये होगा हमारा, तो प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी, और माइनस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आवेश की कहाँ, आवेश की ओर होगी। तो ये माइनस आवेश के कारण है, इसको E1 लिख लेंगे, इसको E2 लिख लेंगे। तो प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसको लिख लेंगे E1, क्योंकि प्लस वाला हमारा E1 था और माइनस वाला E2। तो E प्लस आवेश के कारण E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान इनकी बीच की दूरी, इस आवेश से इस पॉइंट तक जो दूरी होगी वो कितनी होगी, R और प्लस L, क्योंकि ये तो L है और यहां से लेकर यहां तक ये R है, तो कितनी आ जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। नंबर दूसरा, माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2, तो जो E2 आ जाएगी वो होगी हमारी क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R। अब इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी होगी, अगर इस टोटल दूरी में हम ये वाली दूरी घटा देंगे, ये R में अगर हम L घटा देंगे तो ये दूरी हमारी आ जाएगी, मतलब इसमें इसको घटा देंगे, इस टोटल दूरी में इसको घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमारी आ जाएगी, यही हमें निकालनी थी। तो कितनी आ जाएगी, R माइनस एल, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 दे देना और ये समीकरण नंबर 2 दे देना। अब इसके बाद दोनों को हम, अब ये ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, जैसे एक E1 की जो दिशा है वो इस तरफ है और E2 की दिशा इस तरफ है, तो इनको घटाने पर
क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो घटाने पर तो बड़े वाले में हम छोटे वाले घटा देंगे। तो बड़ी वाली वैल्यू कौन है, बड़ी वाली वैल्यू यही होगी, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है, आवेश भी कॉमन है, आवेश भी कॉमन है। अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब ये क्या, ये जो है, ये जो वैल्यू है पूरी, ये छोटी होगी। और अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी तो ये क्या, ये बड़ी वैल्यू होगी। तो क्या करेंगे, तो ई नेट बराबर आ जाएगा E2 माइनस E1, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे, तो E नेट बराबर आ जाएगा E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगा लेंगे, E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इससे हम कॉमन कर लेंगे क्या, ये कॉमन कर लेंगे, ये दोनों में ये कॉमन है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्यों भी कॉमन है तो इससे क्यों भी कॉमन ले लो, तो क्यों इससे का R क्यों कॉमन ले लेंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 अपान माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो जो E नेट बराबर आएगा वो आएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर खोलने या तो इसको इन दोनों का लासा ले लेते हैं, तो लासा आ जाएगा हमारा R माइनस एल का होल स्क्वायर और आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका डिवाइड इसमें दे देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर इधर R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ई नेट बराबर आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इन दोनों का स्क्वायर खोल देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का R स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL अपान में आ जाएगा, इसे रखते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा E नेट बराबर आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL हो जाएगा 4RL अपान एक कोष्टक में लिखा है R माइनस एल और दूसरे कोष्टक में लिखा है R प्लस एल, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे लिख लेंगे R माइनस एल और R प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर लगा इसमें भी स्क्वायर लगा है। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे लिख लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ये वो वाला बन रहा है जैसे लिखा होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो इसे हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो इसमें लिखा है r प्लस एल और r माइनस एल, तो a r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये नीचे लिखा हुआ है। तो पहले हम ऊपर लिख लेंगे 4RL
जो है वो लिखेंगे, ये जो लिखा है, उसके बाद आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा। इसके बाद इसे अब सॉल्व करेंगे तो जो एल होगा, एल एल हमारा निगलेक्ट हो जाए, क्यों? क्योंकि जो दो डाइपोल के जो बीच की दूरी होती है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये बहुत बिल्कुल अल्प होती है, इतनी कम होती है कि इसे हम नगण्य मान लेते हैं, मतलब इसको हम नगण्य मान के चलेंगे। तो जो ये एल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 RL अपान, अब ये जीरो हो जाएगा तो आर की पावर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। इसे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आर से कैसे ऊपर बचेगा 4L अपान आर क्यूब, तो ये बचेगा। इधर सॉल्व कर लेते हैं हम, इधर सॉल्व करेंगे तो ई नेट बराबर आ जाएगा हमारा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4L अपान आर क्यूब। तो ई नेट बराबर, इसको हम 2 × 2 में लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × क्यू इंटू एल अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। अब अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, उसमें ये और ये, इसको 2L हो जाएगा, और Q, तो Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P, क्योंकि जो P की वैल्यू होती है तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसे हम सही करके लिखेंगे तो ई नेट जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब। तो ये आ जाएगी अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान आर क्यूब। और ये जो एल स्क्वायर जो जीरो हुआ है, एल की वैल्यू हम निगलेक्ट मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो अल्पतम दूरी होती है बहुत नगण्य दूरी होती है, इस वजह से हम एल स्क्वायर को क्या मान ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्षी स्थिति में निकालेंगे, किसके, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग पड़ेगी निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षी स्थिति क्या होती है, निरक्षी स्थिति होती है, मान लेते हैं ये कोई हमारा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पर प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, और इनके बीच की दूरी 2L है, ये मान लेते हैं। अच्छी स्थिति में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु से बिंदु R दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया था, और वहां पर हमने क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब ये पॉइंट इसके अनुदिश न लेकर, मतलब इसके सामने न लेकर कुछ ऊपर ले लेंगे, तो ऊपर या फिर नीचे, तो हम इसे यहां से यहां ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे है, इस जगह, और हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो ये जो दूरी हो जाएगी ये डाइपोल से कितनी, R दूरी हो जाएगी डाइपोल से। तो डाइपोल से हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें
r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ पर? बिंदु P पर। बिंदु P पर निकालेंगे तो ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी L, और ये जो दूरी आ जाएगी ये भी हो जाएगी L, क्योंकि ये टोटल थी 12। तो प्लस आवेश के कारण पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, तो लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम E1 मान लेते हैं कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर? बिंदु P पर। अब बिंदु P पर निकालेंगे तो इसकी बीच की दूरी हमें जरूरत पड़ेगी, तो बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बीच की दूरी निकलेगी हमारी किसकी? पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जो कर्ण आ जाएगा वो रूट के अंदर आ जाएगा L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। ठीक, तो हमारा जो कर्ण आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा? रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और ये वाली भी दूरी, क्योंकि हमें माइनस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर निकालनी पड़ेगी, तो ये दूरी भी हमें जरूरत पड़ेगी, इससे निकाल लेंगे। ये भी आ जाएगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो ये दूरी हमें निकल आई। अब प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम E1 नाम देंगे, तो E1 वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब ये बीच की दूरी, तो E1 वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर की वैल्यू क्या है? R स्क्वायर की वैल्यू है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो E1 वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। समीकरण नंबर इसे 1 मान लेते हैं। अब माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर देखेंगे। अब लिखेंगे माइनस आवेश के कारण उसे हम E2 मान लेंगे। कहां पर? बिंदु P पर निकालना है, तो बिंदु P पर निकालेंगे तो उसे लिखेंगे E2 वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब ये इसके बीच की दूरी, तो ये दूरी कितनी है? रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगी। इसी प्रकार निकालेंगे, जैसे ये R स्क्वायर से Q/R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की वैल्यू हम ये रख देंगे, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर इसको हम सेकेंड ले लेते हैं। E2 वेक्टर की वैल्यू आ गई कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और E1 की भी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। तो इससे हमारा समीकरण 1 और 200 क्या हो जाएगा? हमारा जो E1 बराबर आ जाएगा, E1 वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा? E2 वेक्टर के। ये दोनों क्या आ जाएंगे? ये दोनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है सेम E2 की भी वही वैल्यू है, तो E1 E2 दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखते हैं प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे वो आवेश से विपरीत दिशा में, मतलब आवेश से विपरीत दिशा में होगी, और माइनस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहां पर होगी? वो आवेश की ओर होती है। क्योंकि इसके पहले हमने समझा था कि अगर कोई प्लस आवेश है और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो जो पॉइंट से जो दिशा होगी ई की वो बाहर की ओर होगी। अगर यहीं पे कोई माइनस आवेश होता, हमें अगर इस जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है,
तो जो इसकी दिशा होगी वो आवेश की ओर होगी। तो ये प्लस आवेश था तो आवेश से बिंदु से दूर की ओर, और ये माइनस आवेश था तो आवेश की ओर होगी क्या। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये E1 था, E1 वेक्टर, ये E2, E2 वेक्टर। ठीक, ये हो गया। और जो इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मतलब इसका ये, इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ई वेक्टर। तो जो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा ई नेट, जो इसका ई नेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब ये जो दिशा आई थी प्लस आवेश के कारण जो E1 आई थी, इसके दो घटक टूटेंगे। पहला घटक कहाँ की ओर जाएगा, पहला, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोण थीटा बनेगा और यहाँ पर भी कोण थीटा बनेगा, तो जो ये कोण है यहाँ पर भी वही कोण थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। ठीक, तो इस जो E1 के कारण होगा, तो इससे होता हुआ एक इधर की ओर होगा, उसे हम कहेंगे E1 कॉस थीटा, और एक घटक जाएगा ऊपर की ओर, वो होगा E1 साइन थीटा। किसके कारण, E1 के कारण। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा नहीं निश्चित है, तो ये कुछ x में भी होगा कुछ y में भी होगा। तो x में होगा E1 कॉस थीटा और y में होगा E1 साइन थीटा। अब इसी प्रकार E2 को भी देख लेते हैं, तो E2 में भी कहाँ पे एक x की ओर होगा क्या, E2 कॉस थीटा, और एक y में होगा E2 साइन थीटा। हमारा जो रिजल्टेंट आया था ई वेक्टर वो क्या आया था, E1 प्लस E2। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ये वाला, ये जो वैल्यू निकल के आई है। तो जो ई वेक्टर आएगा, ई वेक्टर जो रिजल्टेंट ई नेट आएगा वो क्या आएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पे रख लेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 दोनों बराबर हैं, समीकरण 1 2 से दोनों बराबर निकल आए थे, तो हम इसे E1 को E1 रखेंगे cos थीटा प्लस E2 की जगह हम E1 रख लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो E2 की जगह हम E1 रख लेंगे, E1 वेक्टर। ये आ जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा, जो ई नेट आ जाएगा। ये ई नेट है, ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो ई नेट आएगा। बाकी जो इसका एक घटक था E1 cos थीटा और इसका एक घटक था E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, इस वाला E1 का और E2 का ये रिजल्टेंट है। तो ई नेट बराबर आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इस पे हम दोनों की वैल्यू रख ली और E2 की जगह भी E1 को रख लेंगे क्योंकि दोनों ये बराबर थे, तो निकल के हमारा ई वेक्टर जो ई नेट वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, 2E1 cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा इधर ही लिख लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा की जगह लिख सकते आधार, आधार इसका क्या है, आधार है L, L कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमारा कर्ण जो है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, ये हो जाए cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी L अपान रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। ये उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक, अब इसे यहाँ देखेंगे तो जो ई वेक्टर नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2E1 वेक्टर
और कॉस थीटा की जगह इस ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा, एल अपान रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और इवन की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे रख देंगे तो जो टोटल ई नेट आ जाएगी, अब टोटल ई नेट की जो वैल्यू आ जाएगी, टोटल ई नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी, 2E1 रूट के अंदर, अरे एल अपान रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले 2E1 की वैल्यू रख लेते हैं, 2 आ जाएगा। E1 की वैल्यू कितनी आई थी, E1 की वैल्यू थी 1/4πε0, इसे लिख लें 1/4πε0, और क्यू अपान था एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और इंटू में हमारा चल रहा है ये एल अपान रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये हमारा चल रहा है। इसको ऊपर जाके लिखा है तो क्या आया, 2E1 की वैल्यू हमने ये उठा के रख ली, तो 2E1, ये E1 है आपका, ये जो है ये क्या है, ये E1 है, और ये क्या था, ये था हमारा cos थीटा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा ई नेट वेक्टर बराबर आ जाएगा 2QL अपान पूरे के बटे आ जाएगा 4πε0, और कोष्टक में आएगा एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और एक कोष्टक में आ जाएगा रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो बीच की दूरी होती है वो नगण्य होती है, इसको नगण्य मतलब बहुत अल्प दूरी होती है, तो एल स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, तो एल स्क्वायर निगलेक्ट मान लेंगे, एल स्क्वायर को निगलेक्ट मान लेंगे, तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0, और इसे उठाकर यहाँ पे रख देंगे, तो जो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2QL अपान 4πε0, एल की जगह 0 रख देंगे तो 0 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे 0 रख देंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर, रूट के अंदर आर स्क्वायर बचेगा। अब आ जाएगा आपका 2QL अपान 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर ये हमारा रूट से बाहर निकलेगा तो आर आ जाएगा, सॉल्व होगा तो आ जाएगा 2QL अपान 4πε0 इंटू आर क्यूब। इसको हम जो लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L, और अब नीचे रहेगा 1/4πε0 इंटू आर क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं P, क्यों, क्योंकि P बराबर हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिक, P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये होता है, तो इसकी जो वैल्यू Q इंटू 2L की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम P रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे P अपान, इसे इस प्रकार लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 1/4πε0 P अपान आर क्यूब, ये आ जाएगी हमारी ई नेट की वैल्यू। तो ई नेट की वैल्यू जो आएगा, ई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आ जाएगा 1/4πε0 P अपान आर क्यूब। P होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, तो यहाँ पर P की वैल्यू लिख लेंगे, P बराबर आ जाएगा Q इंटू 2L, क्योंकि जो P बराबर आ जाएगा Q इंटू 2L हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसमें एक नोट देख लेते हैं, तो ये समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बस इसमें मेन
दिक्कत इस जगह आती है कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E1 होती है, और माइनस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E2 होती है। अब इनकी दिशा निश्चित नहीं होती, तो इनको घटक में तोड़ लेते हैं। एक होता है E1 साइन थीटा, इसका टूटता है पहले E1 कॉस थीटा, ये E1 कॉस थीटा टूटेगा, फिर E1 साइन थीटा टूटेगा, क्योंकि ये बीच में रिजल्टेंट है तो इनके घटक दो टूट गए। इसी प्रकार E2 को तोड़ेंगे तो E2 का ये टूटेगा किसमें, E1 अरे E2 कॉस थीटा, और ये नीचे की ओर टूटेगा E1 साइन थीटा। और जो E टोटल होगी हमारी ये होगी E टोटल, ये होगी हमारी E टोटल, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों को ऐड कर लेंगे तो E नेट निकल आएगा। तो हमारा E नेट बराबर आ जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो E नेट बराबर आ जाएगा 2E1 कॉस थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि E1 E2 बराबर है, तो E1 की जगह हम E2 की जगह हम E1 रख लेंगे और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इस कॉस थीटा की वैल्यू हमें इससे फिर निकालनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा L और कर्ण ये था, तो हमने कॉस थीटा की वैल्यू L बटे रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रख ली। इसके बाद E नेट बराबर 2E1 L अपान रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगी। E1 की वैल्यू आपकी ये दी हुई थी 1/4 पाई Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसे उठाकर हम यहाँ पे रख लिए। ये क्या थी हमारी, ये थी E1 और ये था कॉस थीटा, ये कॉस थीटा था, ठीक। ये E1 की वैल्यू थी और ये कॉस थीटा की वैल्यू थी। इसे उठाकर और इसको फिर सॉल्व कर लें, 2 इंटू क्यू इंटू एल, 2QL आ जाएगा, और नीचे था 4 पाई और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोष्टक में था रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को हम निगलेक्ट मान लेंगे इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो दूरी होती है बहुत अल्प होती है, बिल्कुल बहुत ही छोटी दूरी होती है, तो उसे हम निगलेक्ट मान करके जीरो मान लेंगे, मतलब वो दूरी है ही नहीं है, तो उसे हम जीरो मान लेंगे। तो फिर ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसमें रूट के अंदर आर स्क्वायर, इससे एक आर बाहर निकलेगा तो आर स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, और इस प्रकार इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। फिर 2QL को हम Q इंटू 2L में लिख लिखेंगे, तो अपान में रहेगा 4 पाई इंटू आर क्यूब। तो इस प्रकार ई नेट की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/4 पाई P अपान आर क्यूब। तो ये हमारी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आ गई।